राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम जापान का जो सम्राट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके अधिकार, शक्तियाँ, कर्तव्य इत्यादि के बारे में। पूर्व की क्लास में हमने जापान के जो संविधान का विकास हुआ और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। जापान का जो संविधान है, जिसे हम शोवा का संविधान भी कहते हैं, जो कि क्रमिक विकास का परिणाम है, और इसके संवैधानिक विकासों को हमने 3 चरणों में विभक्त किया था। प्रथम चरण में सामंतशाही युग, दूसरे में तोकुगावा प्रशासन, और तीसरा मेजी पुनरागमन और आधुनिक युग। इस प्रकार हमने 3 चरणों में संविधान के विकास के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात हमने जापान के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। जो जापान का नवीन संविधान है वो 3 मई 1947 को लागू हुआ, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। आज हम जापान के सम्राट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जापान का जो राजवंश है विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है। वर्तमान जो राजवंश वहाँ पर है वो 2600 से भी अधिक वर्षों से यहाँ शासन करता आ रहा है। उनका सम्राट सूर्य की संतान के समान माना जाता है और सदैव उसका ईश्वर की तरह सम्मान किया जाता है। उत्तराधिकार संबंधी में पूर्व में राज सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय जो करता था वो सम्राट के कानून के द्वारा ही किया जाता था। किसके लिए? जो राज सिंहासन पर जो उत्तराधिकार बैठेगा उसका निर्णय सम्राट के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह शक्ति वहाँ की संसद, जिसे हम डाइट कहते हैं, के पास चला गया है, जिसे डाइट द्वारा पारित साम्राज्य गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। इंग्लैंड के समान जापान में सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। पुत्र के ना होने पर उसकी पुत्री सिंहासन पर विराजमान हो सकती है। यदि सम्राट किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो, पीड़ित हो और राज्य का कार्य करने में असमर्थ हो, साथ ही जो उसका उत्तराधिकारी है वो अल्पवयस्क हो, तो एक राज्य संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है और उसके रूप में वहाँ कार्य करता है। सम्राट का व्यक्तिगत खर्च, यहाँ की जो संसद है डाइट द्वारा राजमहल का संपूर्ण व्यय स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान जो संविधान है उसके अनुसार सम्राट अथवा राज परिवार का कोई व्यक्ति बिना संसद की आज्ञा के कोई संपत्ति ना तो प्राप्त कर सकता है, ना ही किसी को दे सकता है। तो उसके लिए सम्राट को संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब हम सम्राट की शक्तियाँ देखते हैं। जो मेजी संविधान है उसके अनुरूप क्या थी। सन 1889 में
जो मेजी संविधान द्वारा सम्राट को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी, उसे समस्त राजसत्ता का स्रोत समझा जाता था। वर्तमान संविधान में सम्राट के कुछ कार्य व अधिकार निश्चित किए गए हैं, जिनमें पहले का जो मेजी संविधान है 1889 द्वारा सम्राट को जो देवत्व सर्वोपरि और निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी, क्योंकि उसे हर प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी, उसे वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में सम्राट के शासन के स्थान पर संविधान द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को वहाँ पर अपनाया गया है। संविधान का जो प्रथम लेसन अध्याय है, उसके अनुच्छेद 6 और 7 में सम्राट के निम्न कार्य और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जापान के जो सम्राट का अधिकार वो कार्य के बारे में संविधान के अध्याय 1 के अनुच्छेद 6 व 7, 6 व 7 में निश्चित किया गया है। पहले जो उसका कार्य है वो है नियुक्ति संबंधी कार्य। सम्राट को नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त है, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और अन्य। संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करता है, परंतु ये सब एक औपचारिकता मात्र है। इस संबंध में कोई शक्ति या अधिकार उसके पास नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट द्वारा जिस व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, उसे ही सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो नियुक्ति सम्राट के माध्यम से होती है, लेकिन जो डाइट के द्वारा मनोनीत सदस्य है, व्यक्ति है, वही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। सेकंड जो शक्ति है नियुक्ति संबंधी में, वो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे कैबिनेट या हम कहें मंत्रिमंडल में मनोनीत किया जाता है। तो जो मंत्रिमंडल में मनोनीत सदस्य है, उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। सेकंड जो उसके कार्य आते हैं, उसमें है प्रमाणित करने की शक्ति। जो राज्य हैं उनके मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पदच्युत करने की शक्ति जो वहाँ के कानून नियम में निर्धारित की गई है, उस पर के अनुसार किया जाता है। राजदूत और मंत्रियों के परिचय पत्रों, आइडेंटिटी कार्ड हैं उनके, और समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना सम्राट के द्वारा किया जाता है। अनुसमर्थन प्रपत्रों पर और अन्य कूटनीतिक जो दस्तावेज है, उनको प्रमाणित भी सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा अर्थात अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करने का अधिकार भी सम्राट के पास निहित है। कि किसी की जो भी है, किसी ने कोई अपराध कर दिया था, उसकी अपराध की प्रकृति को कम करना, ज़्यादा करना, उसे माफ़ करना इत्यादि सभी सम्राट के पास सुरक्षित है। तीसरा उसकी जो शक्ति व कार्य है वो विधायिका है संबंधी है।
जिसमें संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा की जाती है। इसके माध्यम से डाइट के जो अधिवेशन है उनको आमंत्रित भी इसके माध्यम से ही किया जाता है। प्रतिनिधि सदन को विघटित करना भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। डाइट के सदस्यों के सामने निर्वाचन की घोषणा भी सम्राट के द्वारा ही की जाती है। इसकी जो अंतिम शक्तियाँ कार्य हैं वो उपाधियाँ, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य हैं, जिनमें उपाधियाँ और सम्मान वितरित करना, उपहार वितरित करना, विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राज्य अध्यक्षों का स्वागत करना, अन्य समारोह संबंधी व औपचारिक कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टि में जापान का जो सम्राट की जो शक्तियाँ हैं वह शून्य हैं, क्योंकि उसमें शक्ति होते हुए भी उसे प्रतिबंधित किया है। उनके आधार पर ही वो कार्य करता है। केवल सम्राट डाइट के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको प्रमाणित करता है। सम्राट शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडलों के परामर्श से ही कर सकता है। औपचारिकता व नाम मात्र के लिए शासन का समस्त कार्य सम्राट के नाम से ही होता है। सम्राट को वहाँ आज भी बहुत अधिक नैतिक शक्ति, सम्मान और श्रद्धा प्राप्त है। इस प्रकार आज हमने जापान के सम्राट की स्थिति, उसके कार्य और उत्तराधिकार के संबंध में चर्चा की। इसके पश्चात अगली क्लास में हम जो वहाँ का जापान का मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे अगली क्लास में।